हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, और इसमें हमारा पार्ट 1 हम यहाँ पर देखेंगे। आज हमारा आधुनिक इतिहास का ये पहला क्लास होगा। इससे पहले हम इंस्टेंट हिस्ट्री और आपका मिडाइवल हिस्ट्री ये दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी इसमें क्वेश्चंस बने हैं वो सब हमने यहाँ पर देखे, और हर एक क्वेश्चन हमारा PYQ था। चलिए आज हम देखते हैं आधुनिक इतिहास को। ये हमारा क्लास 5 होगा इतिहास के अंतर्गत। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक इतिहास, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 से स्टार्टिंग है। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। टीपू सुल्तान जो है 1782 में मैसूर के शासक बने थे। हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ 1781 में, और पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात मैसूर के शासक टीपू सुल्तान वर्ष 1782 में शासक बने। चतुर्थ अंगल मैसूर का युद्ध, जो कि 1799 में मैसूर शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ सेनानायक वेलेज़ली के मध्य हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और युद्ध के पश्चात वेलेज़ली ने कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। कथन कई बार पूछ लिया जाता है कि अब पूरब का साम्राज्य किसके हमारे कदमों में है, ये कथन किसका है, तो ये वेलेज़ली का कथन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। पहला एंगल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 टू 1769 के बीच में लड़ा गया, ये किस किस के बीच लड़ा गया था। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। NVS PGT में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का मुख्य कारण था हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध। इस युद्ध में मराठे और निजाम सर्वप्रथम अंग्रेज़ों की तरफ से त्रिगुट का निर्माण कर चुके थे, और हैदर अली अंग कर देता है, निज़ाम को अपनी तरफ मिला लेता है। युद्ध का समापन 1769 में होता है। 1769 में मद्रास में एक संधि होती है, उस संधि के तहत होता है, और इस संधि की शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137। किसी प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग के नाम से जानते हैं। नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे, जिन्हें मैसूर के बाग के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के, नया कैलेंडर और एक नया सौर कैलेंडर और नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 138। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक की छूट दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, और कालांतर में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को अपना सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई। ये फ्रांसीसी चुनौती जो है वो वांडीवास के युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी। वांडीवास के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। वांडीवास के युद्ध में वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और वर्तमान पुदुचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध आयरकूट अंग्रेजों व काउंट लाली फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 140। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। सी हमारा राइट आंसर होगा। और पुर्तगाली निवासी था वास्को डी गामा, जो कि भारत में 17 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट
जिसको हम कपकंडून गांव तट कपकंडून जो गांव है वहाँ ये तट है, वहाँ पहुँचा था वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? जहांगीर जो है यहाँ हमारा सही आंसर है जहांगीर। इसकी व्याख्या को देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत का शासक अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक, ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 142 को देखेंगे। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व पूछा जा रहा है, किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्लाइव की जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में क्लाइव की विजय नवाब के विश्वास पात्रों के विश्वासघात का परिणाम है। क्लाइव की जो विजय हुई थी वो नवाब के जो विश्वास पात्र थे उन्होंने उनके साथ में विश्वासघात किया था, उनको धोखा दिया था और इसी का परिणाम था क्लाइव की विजय। क्वेश्चन नंबर 143। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? किस नवाब को हराया था बंगाल के 1757 की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने? तो वो थे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला को प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला को अंग्रेज के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। सुजाउद्दौला और अंग्रेज गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उसमें सुजाउद्दौला पराजित हो गए थे और इसका मुख्य कारण था सुजाउद्दौला का सेनापति। सुजाउद्दौला का जो सेनापति था उस टाइम पर, उसका वो मुख्य कारण था क्योंकि सुजाउद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर ने गद्दी के लालच में विश्वासघात किया था और अंग्रेजों से जा मिला था। इस युद्ध में दो वफादार सेनानायक मीर मदान और मोहन लाल थे। मीर मदान की युद्ध स्थल में मृत्यु हो गई थी। नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीर मदान ने मोहम्मद बेग के द्वारा करवाई थी। मोहम्मद बेग के द्वारा क्या करवा दी थी? मीर जाफर के पुत्र मीरान ने मोहम्मद बेग के द्वारा नवाब की हत्या करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 144। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? प्लासी के युद्ध से संबंधित था। मीर जाफर प्लासी के युद्ध से संबंधित था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। सुजाउद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीर मदान और मोहन लाल जैसे देशभक्त थे तो वहीं दूसरी ओर मीर जाफर के जैसे विश्वासघाती लोग भी थे। इस युद्ध में मीर मदान मारा गया और रॉबर्ट क्लाइव विजयी बना। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? कपास पर क्या कर दिया था? कर को समाप्त कर दिया था। वो कौन था? लॉर्ड लिटन, जिन्होंने कपास पर कर को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड लिटन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन, इसी की व्याख्या पर देखेंगे पहले। लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड था वो 1876 से लेकर 1880 तक था और
इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए और 1878 में, आर्म्स एक्ट 1878 में आया। भयंकर अकाल की उपेक्षा और दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए आयातित कपास कर समाप्त कर दिया गया। सिविल परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर आता है 146। 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किए जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला डैश बताना है क्या चीज़ है, जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था, के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी बहुत मांग थी। तो हमें बताना है वो कौन सी चीज़ है जिसको खरीदने के लिए विदेशी कंपनियां यूरोप में बहुत बड़ा बाजार लगाती थी और उत्कृष्ट गुणवत्ता का यहाँ पर क्या माल तैयार किया जाता था। सही आंसर हमारा कपास और रेशम होगा। सही आंसर जो होगा वो कपास और रेशम होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो यहाँ हम देखेंगे तात्या टोपे ने हिस्सा लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया था और नाना साहब ने भी लिया था, लेकिन जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। सही आंसर हमारा टीपू सुल्तान होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई। शुरुआत का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो मेरठ से होती है, 10 मई को हो जाती है। इस क्रांति में कई भारतीय क्रांतिकारी शामिल हुए। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से 5 जून 1857 को इस क्रांति में भागीदारी की। रानी लक्ष्मीबाई से इस विद्रोह में सम्मिलित हुई। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से हुई थी इस विद्रोह में शामिल, जबकि लियाकत अली इलाहाबाद से शामिल हुए थे। और टीपू सुल्तान चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में पराजित हुए और इनकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की तो मृत्यु ही बेटा 1799 में हो चुकी थी, तो 1857 तक तो वो थे भी नहीं। ठीक है, 18 में वो थे ही नहीं, तो टीपू सुल्तान हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि झांसी से कौन शामिल हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। तो ये भी हम क्या है ना, छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगी व्याख्या उसको मैं ज़रूर कराऊंगी आपको। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। 1857 संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया था और सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया था और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था? तो हमें दरवाज़ा बताना है। हमारा जो यहाँ दरवाजे का सही आंसर होगा वो कश्मीर दरवाज़ा था, क्योंकि इन्होंने कश्मीर दरवाजे को जला दिया था 1857 के संग्राम के दौरान, तभी इन्होंने एंट्री की थी दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाकी 2 ऑप्शन भी हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। ये रहे यहाँ पे, और कश्मीर दरवाज़ा ही था जिसको जलाकर ये अंदर गए थे अंग्रेज। इसकी व्याख्या को देख सकते हैं आप। कश्मीर दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्य उत्तर दिशा कश्मीर की तरफ होने के कारण इसे कश्मीरी दरवाज़ा कहा गया है। इसका निर्माण रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा 1835 में किया गया था और अंग्रेज़ों द्वारा इसे 1857 में जला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 149। 149 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ जो आंसर है वो साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। सही आंसर हमारा यही होगा, बी भी आएगा इसमें और डी भी। सही आंसर होगा हमारा साहूकार और जमींदार, क्योंकि खेती हर मजदूर उसमें शामिल थे, किसान उसमें शामिल थे। और व्याख्या देखेंगे, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष और जनविद्रोह का परिणाम था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों में सम्मिलित परिणाम है। 1857 के सिपाही विद्रोह
में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तित्व नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे भी कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। रानी अवंतीबाई मंडला मध्य प्रदेश से। 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण था भारत में एकता के अभाव के कारण विद्रोह को शिक्षित भारतीयों का सहयोग नहीं मिला। जो शिक्षित भारतीय थे उनका सहयोग इस विद्रोह को नहीं मिला था और विद्रोहियों को कुशल व सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला। भारतीय जमींदार साहूकार विद्रोहों में तटस्थ रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। भारतीय जमींदारों ने, साहूकारों ने विद्रोह में तटस्थ रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया था। तो जो दो आंसर हैं हमारे ए और बी और डी, तो उनमें जमींदार और साहूकार ये दोनों ही ऑप्शन माने जाएंगे हमारे सही। इन्होंने सहयोग नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर आता है 150। दिल्ली के नज़दीक, दिल्ली क्वेश्चन है हमारा 150। दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो वो है बदली की सराय, हमारा सही आंसर। बदली की सराय दिल्ली के पास में एक ऐतिहासिक स्थान है जिस पर भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। और क्वेश्चन नंबर 151 आता है। 151 में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? सही आंसर हमारा शिकागो होगा। शिकागो में इन्होंने अपना भाषण दिया था। अमेरिका का एक शहर है शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने सभी धर्मों के एकता के विषय में कहा। वर्ष 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए की। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर आता है 152। मिलान करना है इसमें। 152 राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इनका जो समाज है, किस समाज की इन्होंने स्थापना की, उसी से लगाना है। महादेव गोविंद रानडे का प्रार्थना समाज है। गोविंद रानडे का प्रार्थना समाज, इसको हम मैच करेंगे प्रार्थना समाज से। दयानंद सरस्वती का क्या है? आर्य समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। राजा राम मोहन राय इनका ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना 1828 में की थी। महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897। क्वेश्चन नंबर 153। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? भारत में ये जो शुरू हुआ था 1859 में शुरू हुआ था। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। परिणाम स्वरूप 1859 में बंगाल के किसानों द्वारा नील बागान मालिकों के विरुद्ध एक विद्रोह किया गया जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। और बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रेरित होने वाले व्यवहार का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 154। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के डैश थे? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? एक राजनीतिक उपदेशक और गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। ये एक उग्र राष्ट्रवादी थे। बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे।
उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। बोस ने वर्ष 1938 में हीरापुर तथा वर्ष 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 155, पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स का भारत अधिनियम जो है वो पारित हुआ था 1784 में। पिट्स एक्ट सन 1784 में पारित किया गया था और इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। क्वेश्चन नंबर 156, किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156 को। देखिए बीच बीच में ना काफ़ी सारी साउंड्स आ रही हैं, तो मैं काफ़ी कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं आए ये साउंड आपको, फिर भी आ रही हैं तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो स्थापना की थी, जो असहयोग आंदोलन चलाया था, 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था ये आंदोलन गांधी जी ने। इस आंदोलन में मुस्लिम नेताओं ने उनका साथ दिया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 6 माह में इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे। देखिए 6 महीने के अंदर जो तिलक स्वराज फंड था उसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित हो गई थी। 4 फरवरी 1922 में हुए चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है कि कब हुआ था चोरी चोरा कांड, तो हम ध्यान रखेंगे 1922 में हुआ, 4 फरवरी 1922 को। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमसे डेट और ये जो आंदोलन है इनको दे दिया जाता है कि इनको क्रम से लगाओ। सही होते हैं लेकिन क्रम से लगाना होता है, तो वहाँ हमें तारीख को याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इस कांड के पश्चात गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन, जो कि 20 में स्टार्ट हुआ था और 22 में स्थगित कर दिया गया था। 22 में चोरा चोरी की घटना हुई थी 4 फरवरी को, और फिर 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 157, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो हैं 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र भारत का प्रमुख राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना जो है स्वतंत्रता से पूर्व 1885 में हुई थी और पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और दल के चुने हुए प्रमुख होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय दल के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वे दल के चुने हुए प्रमुख होते हैं। आम जनता के साथ दल के रिश्ते को प्रतिबिंबित करने का, जो प्रतिबंधित करते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बॉम्बे में हुआ था प्रथम अधिवेशन आयोजित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक और महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे। संस्थापक और महासचिव की अगर बात की जाती है तो वहाँ आएगा A.O. ह्यूम, ये याद रखेंगे। यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी कई बार बना है। कहाँ पर हुई थी? ये तो बहुत बार बना है। पुणे में होनी थी लेकिन प्लेग आ गया था वहाँ पर, और प्लेग के कारण इसको पुणे से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया था। और गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत महाविश्वविद्यालय था महाविद्यालय वहाँ पर ये हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 159, आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए इसको।
और आप किस टाइम पर ये क्लास लेना चाहते हैं वो टाइमिंग भी मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं ये चीज़ तो नहीं समझ पा रही कि आपको किस टाइम आप फ्री होते हैं और किस टाइम ये क्लास आपको अवेलेबल कराई जाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो कौन सा सत्र था जिसमें सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? ये था हमारा सही आंसर त्रिपुरी सत्र। त्रिपुरी सत्र जो हुआ था इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का त्रिपुरी सत्र जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था 1939 में, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधित्व पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोटों से हराकर दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को हासिल किया था। पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन जो कि हुआ था हमारा 1938 में, लगातार 2 बार ये बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, 1938 में भी हरिपुरा अधिवेशन में, और त्रिपुरी अधिवेशन जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था 1939 में, वहाँ पर भी बने हैं अध्यक्ष। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का सर्जन किया था। 1939 में ही इन्होंने क्या करा था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के पूछ लिया जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्था है एक, और इसकी स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 160, इस क्लास में हम 160 तक ही रखेंगे क्वेश्चन। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इससे क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर एक तरीके से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 160। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, या फिर चक्रवर्ती गोपालाचारी, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां, या सरदार भाई वल्लभ पटेल। जो खुदाई खिदमतगार है ख से याद रखेंगे दोनों की, अगर हम ट्रिक भी देखें तो ख और ख इनका स्टार्टिंग वर्ड होता है खान अब्दुल गफ्फार खां इसमें खुदाई खिदमतगार में। ठीक है, सही आंसर हमारा खान अब्दुल गफ्फार खां होगा। इसकी व्याख्या जरूर देखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खां ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की थी, और यह आंदोलन गांधी जी की अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। इसके बाद यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और इससे आगे हम फिर आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, PYQ लेकर आएंगे। क्लास पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी क्लास के साथ आपके, तब तक के लिए बाय बाय।